हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का है। तो इस पेपर के क्वेश्चंस देखने के बाद आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाओ। और इस वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे। अगर आपको डिटेल्ड में इन क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशन के साथ भी बनाएंगे। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ ब्रीफली आंसर्स को भी कवर करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन है। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको 1-2 लाइन में तो लिखोगे नहीं। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन डालनी है 2 या 3 की। फिर उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन डालने 7 या 8 फैक्टर्स होते हैं, जो जैसे एज हो गया, बॉडी वेट हो गया, सेक्स हो गया। तो ऐसे करके 7 या 8 फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन को। आपको क्लासिफिकेशन करना है हर एक लाइन में, मतलब एज लिख दिया, सेक्स लिख दिया, बॉडी वेट लिख दिया, बेसल मेटाबॉलिक रेट लिख दिया, ये सारी चीज़ें लिख दी। अब सबको आपकी जो सब हेडिंग है, जैसे एज हो गया, आपको एज डालनी है। फिर उसके नीचे एज से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो एज होता है, कम साल के बच्चे जो होते हैं, जैसे 1 या 2 साल के बच्चे होते हैं, उनमें बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, काफ़ी हाई होता है। मतलब जितना कि ज़्यादा बीएमआर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी पर केजी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। मतलब कि जिस एज में बच्चों का बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है उस टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे अच्छा न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 से 2 साल के बच्चों में बीएमआर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बट तो वहीं अगर हम देखें 2 से 5 साल के बच्चों में ये घटता जाता है, तो उसी के साथ साथ इसकी जो न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी की नीड होती है वो भी थोड़ी सी डिक्लाइन करती है। तो ऐसे करके आपको क्लासीफाई करना है और थोड़ा सा जस्टिफाई करना है अपनी डेफिनेशन के साथ साथ। तो सातों फैक्टर्स को आप 2-2 या 3-3 लाइन में जस्टिफाई कर दोगे तो आपका एक अच्छा खासा आंसर तैयार हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होगा एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। इनको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाओगे तो 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं उन पे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसी वजह से इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। एंड फर्स्ट या लास्ट पे आपको कीटोन ग्रुप दिख जाएगा, मतलब COOR, या फिर CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप दिख जाएगा। इसी वजह से इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं। और एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ये। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी बोलते हैं और इनके लास्ट में ओज आता है, इसी वजह से आप नाम देखोगे तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारे शुगर्स के कंपाउंड हैं एंड कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से मिलकर बना होता है। इनके हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो शुगर मॉलिक्यूल्स के नंबर के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में 1 यूनिट होती है शुगर मॉलिक्यूल की एंड डाइसैकेराइड्स में 2 होती है। उसी के बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जिसमें ओलिगोसैकेराइड्स होता है, जिसमें 3 से 10 यूनिट होती है शुगर मॉलिक्यूल्स की। एंड पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उसमें 10 यूनिट होती है। एंड उससे भी ज़्यादा जो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के या फिर शुगर के, उनको ग्लाइकोजन, स्टार्चेस एंड फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ऐसे करके आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ये परफेक्ट आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है रोल ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो आप सब नर्सिंग स्टूडेंट हो, आप सबको पता होगा डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ। तो अगर हम बात कर लें डाइटरी फाइबर्स के डेफिनेशन के बारे में तो इसको रॉहेस भी बोलते हैं। ये इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होता है फूड का, जो कि प्लांट से डिराइव्ड होता है, प्लांट ओरिजिन का होता है। और हमारी बॉडी या फिर हमारा जो गट सिस्टम होता है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता या अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करता है स्टूल को एंड थोड़ा सा बल्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स दूर होती है। ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। ये इडेबल प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, मेनली लीफी वेजिटेबल्स में जो होते हैं, और उन ड्राइड पीज में होते हैं, नट्स में होते हैं, लेंटिल्स एंड ग्रेन्स
सारे इसके एग्जाम्पल हैं, उसी को हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वाशियोरकर है एंड इसके प्रिवेंशन है। तो क्वाशियोरकर बेसिकली एक माल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जो कि बच्चों में खास करके पाई जाती है, जिनके टाइम पे मतलब छोटे बच्चों में जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है या फिर कुपोषण होता है तो उन सारे केसेस में ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है। और इसकी जैसे माल न्यूट्रिशन है तो इसकी प्रिवेंशन कैसे होगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के, प्रॉपर डाइटरी फाइबर्स दे के, प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे के, अच्छे से खाना पीना दे करके, अच्छे से उनका ध्यान रख के ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, तो आप इजीली कर पाओगे इसको हल्के से अगर देख लोगे। बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड है। बेसिकली हमारी बॉडी में दो तरह की अमीनो एसिड्स होती हैं, मतलब रिक्वायरमेंट होती है एक इसेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो हमारी बॉडी जो अमीनो एसिड्स को बनाती है वो हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है वो हम क्यों लेंगे, तो उसको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। बट कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, बट उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है हमारी बॉडी के लिए, तो उसी को इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। वो 8 या 9 तरीके 8 तरीके की अमीनो एसिड्स होती हैं इसेंशियल, जिसकी ट्रिक है VIP हॉल में TT। अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे इनके तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये ट्रिक यही है, VIP HALLMTT। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ पोटेशियम। तो सोर्स इसके वेरियस फूड हो गए, ग्रेप फ्रूट हो गया, आपका स्पाइनक हो गया, कुक्ड स्पाइनक हो गया, ब्रोकली हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे आप वेरियस फूड को मेंशन कर सकते हो और सप्लीमेंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो आपने बॉडी में पढ़ते हुए काफ़ी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखी होंगी, वहाँ पे के तरह का सिंबल होता है या के अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, वो पोटेशियम के लिए यूज़ होता है। मेनली आप इसको फ्लूइड की जो बैलेंस, मतलब हमारे बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऑस्मोलैरिटी को भी बोल सकते हैं हम। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर्स हो गया एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा गया। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें एक वाइटल रोल प्ले करता है पोटेशियम। तो अभी हम अगले सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन है, करने आपको 2 ही हैं। पहला, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग। तो अलग अलग मेथड्स की कुकिंग होती है, बॉयलिंग होता है, तो ऐसे करके होंगे, आप इसको पढ़ सकते हो। फिर जो दूसरा है वो एक्सप्लेन द डेफिशिएंसी डिजीज़ एसोसिएटेड विद द विटामिन बी। विटामिन B1 को थियामिन भी बोलते हैं। इससे एसोसिएटेड डिजीज़ जो होती है वो बेरी होती है। अब इसके बारे में आप पढ़ के अच्छा खासा। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दूसरे सेक्शन के। तो डिस्कस द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ जीआर्ट्रिक पीपल। तो जीआर्ट्रिक पीडियाट्रिक 2 तरह की पीपल होते हैं। पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं, जीआर्ट्रिक जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए मेंटेन रखने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उनको क्या न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे इस आंसर में। शॉर्ट आंसर के बारे में बात करें तो व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन एंड इंटॉक्सिकेशन, ये सारी चीज़ें कॉमन है, पता ही होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, तो ये 1-1, 2-2 लाइन के आंसर हैं। फिर दूसरा है एनालिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन एंड एनालिस्ट द फंक्शन ऑफ फैट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इसके आप आसानी से आंसर कर लोगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट के बारे में, जिसमें क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को एनालिस्ट करना है। तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है, तो इसमें भी कुछ तरीके के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो गया, तो ऐसे करके आपको क्लासिफिकेशन करना है। एसिड बेस बैलेंस पता ही होगा, काफ़ी बेसिक है। फंक्शन ऑफ लाइपोप्रोटीन भी बेसिक क्वेश्चंस हैं। एंड लास्ट का जो राइट द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मैनिफेस्टेशन मतलब इसको क्या चीज़ें करके आप इसको सही कर सकते हो, मेंटेन रख सकते हो, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट को सेक्शन जो है, जो कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 में से एक ही। TCA साइकिल को क्रैब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, और क्रैब साइकिल थोड़ा सा लेंदी कॉम्प्लेक्स है और इंपॉर्टेंट है। क्रैब साइकिल आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन में या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद है यूरिया साइकिल, इसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, जो कि लीवर में चलती है, जो कि टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए होती है। और इसके इंपॉर्टेंस लिखने, मतलब कि जैसे टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए होते हैं, अगर ये पड़ा रहेगा तो आपकी बॉडी में टॉक्सिक कर देगा, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए ये साइकिल लीवर में चलती है। क्या स्टेप होते हैं, क्या कंपाउंड्स होते हैं, NH2CO NH2 करके वो कंपाउंड होता है, तो उसी में ATP कितनी लगती है, क्या अपटेक होता है, क्या मतलब इसका आउटपुट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इससे ज़्यादा डिटेल्ड में आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।